Hi friends, welcome again. Today we are going to discuss about the sample question paper provided by the CBSE और ये सैम्पल क्वेश्चन के बेस पे ही आपका जो प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 होगा उसका पेपर भी इसी के बेस पे सेटअप किया जाएगा। और ये सैम्पल पेपर थोड़ा अलग है इस साल का 2021 का, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो बाकी लास्ट ईयर के यदि पुराने पेपर्स देखोगे तो ये उसके कंपेरिजन में एकदम से डिफरेंटली अलग है। दिस इज द only for the session of 2021 and you can got it this sample paper from the CBSE site. It is given for all these subjects there. Okay, तो first of all we have to start the टाइम अलाउड। पहले की तरह ही जैसे एग्जामिनेशन है उसमें 3 घंटे के टाइम में पेपर को करना है। मैक्सिमम मार्क्स अभी भी 80 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट करना है और साथ ही उसमें डिफरेंट 5+5+5 4 जगह पे वो 20 मार्क्स का बाइफर्केशन है जो आपको पता होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन से पूरे पेपर का आइडिया हमें लग जाएगा। क्वेश्चन पेपर है उसको 5 सेक्शन में इस बार डिवाइड किया गया है। देयर आर ABCD&E यानी 5 अलग अलग सेक्शन है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 32 होंगे एंड ऑल क्वेश्चन आर द कंपल्सरी। जो सबसे पहला जो बदलाव है वो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप। तो लास्ट ईयर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ऑब्जेक्टिव थे। इस साल 1 से 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनमें से 1 मार्क ईच होगा। ओके, जो नया जो सेक्शन बी है वो इस साल एकदम से अलग इंट्रोड्यूस किया गया पिछले साल जैसा ही है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 17 से 22 है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क का एक सवाल होगा और इनके लिए जो वर्ड लिमिट है वो 80 वर्ड्स है। सेक्शन सी है उसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी थे, लेकिन इस बार जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसमें एक MCQ को भी ऐड ऑन किया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये 23, 24, 25, 26 देयर आर 4 क्वेश्चंस, 4 into 4 देयर आर 16 आर द फ्री मार्क्स। तो ये दोबारा से एक सेक्शन 3 है वो एकदम से फ्री नंबर वाला है। सोर्स बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपकी बुक में से एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उस पैसेज के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर्स आपको देना है। लास्ट ईयर भी इस प्रकार के 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, लेकिन उसमें वो डिस्क्रिप्टिव टाइप थे, लेकिन इस बार इसमें MCQ को भी इंक्लूड किया गया है। अगेन फिर नेक्स्ट सेक्शन नंबर डी है जो कि हर साल भी ऐसा ही रहता है कि यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। 27, 28, 29, 30, 31 5 क्वेश्चन आ गया 25 मार्क्स का। सेक्शन ई में मैप है जो कि 5 नंबर का मैप है। 5 नंबर में से आपको पता है 2 नंबर का जो मैप है वो हिस्ट्री से आएगा। हिस्ट्री में भी जो चैप्टर नंबर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया ये वहां से पूछा जाएगा और 3 नंबर का मैप है वो ज्योग्राफी से आएगा। ओके, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। ओवरऑल चॉइस का मतलब है क्वेश्चन पेपर में 32 क्वेश्चन है उनको आपको ऑल आर कंपल्सरी, लेकिन इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस का मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मार्क के क्वेश्चन है तो उसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, लेकिन टोटल आपको 32 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेर एवर नेसेसरी। ओके, अब ये है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव टाइप यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 to 16 की जो बात कर रहे हैं हम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो ऑब्जेक्टिव में सारे के सारे MCQ नहीं होते हैं। आप सबको पता होगा ऑब्जेक्टिव में मैच द फॉलोइंग भी शामिल होता है, ट्रू फॉल्स भी शामिल होता है। तो इसी में उसी टाइप के बिंगो टाइप सारे सवाल हैं, तो जब तक आप बुक्स को पूरा रीडिंग नहीं करोगे तब तक इन क्वेश्चंस को करना लगभग इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। सेक्शन ए में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 1 से है, नेशनलिज्म राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। ग्रीस की इंडिपेंडेंस कब हुआ था, कौन सी ट्रीटी थी, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1828 में हुई थी। ये आंसर आपको वहां से चैप्टर 1 से मिल जाएगा। 3 वाला है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का है, ठीक है। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स देखिए पूछ लिया गया है। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग BPO इज एन एग्जांपल ऑफ विच इंडस्ट्री। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 7 है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वहां से इन्होंने पूछा है। ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किस इंडस्ट्री को एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये आपका एग्रीकल्चर वाले चैप्टर या मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर से है। ये चूज द करेक्टली मैच, यहाँ पे मैच वाला है प्रीमेटिव कल्टीवेशन और ये सारी बातें कि इनको किस किस स्टेट में किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वहाँ पे इनका नाम दिया गया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जो आपके झूम कल्टीवेशन लोग करते हैं उनको कहीं पे झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, कहीं पे दहिया, कहीं पे कुमारी, किल कॉमन।
तो देख रहे हो कितना माइन्यूटली क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो जब तक बुक्स की वन लाइन के अंदर तक आप नहीं जाओगे, एक लाइन को आप नहीं पढ़ोगे, तब तक एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स की बार्ली रबी क्रॉप, कॉटन खरीफ क्रॉप है, तो जायद क्रॉप्स कौन सी है इनमें से वो बताना है। तो डी वाला ककम्बर है वो जायद क्रॉप है, आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप की क्रॉप पैटर्न है इंडिया का। फिर नीचे देखिए कि ये बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको सोइल की पहचान करनी है कि रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड स्लाइन इन नेचर, लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो ये कौन सी सॉइल है ये आपको बताना है। ओके, फिर ये नीचे मिलेट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर अगला पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका तमिल से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर है। इज कंसिडर्ड इन डिफरेंट पार्ट, ये आपका पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है। पावर शेयरिंग में श्रीलंका का मैप एक दे रखा है, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ पे पॉपुलेशन है श्रीलंकन तमिल्स की। ठीक है, सॉरी ये सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 से सवाल। फिर ये देखिए 1 मार्क में पूछ लिया गया है डायरेक्ट कि मेजोटाइजेशन जो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है वहाँ पे इसकी डेफिनेशन या इथनिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन वहाँ पे बुक में दे रखी है। फिर ये दोबारा से 1 मार्क में पूछा गया है कि विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट और रेसिडेंसी सब्जेक्ट्स, ये फेडरलिज्म वाले चैप्टर में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कानून बनाती है। फिर यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून कौन बनाता है, तो वो पार्लियामेंट बनाती है। तो ये भी डायरेक्ट वहीं पे बुक से आपका 2nd चैप्टर है सिविक्स का। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर से है। उसके बाद 13th का देखिए कि इन्फॉर्मेशन दी गई है, पूरा एक पैसेज इसमें दे दिया गया है छोटा मोटा, और उसके बेस पे आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, वो डायरेक्टली इतना इजी नहीं है। जब तक आप बुक को सही रीडिंग नहीं करोगे इनका आंसर्स देना इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा आपके लिए। ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है जो एग्रीकल्चर लेबर्स वाला, वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये मनी एंड क्रेडिट वाले में फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर, वहाँ से सवाल है। कोलेट्रल वाला भी मनी एंड क्रेडिट चैप्टर इकोनॉमिक्स है, वहाँ से पूछा गया है। फिर अगला ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर भी इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर नंबर 4 है। फिर 16th वाला एजर्सन और रीजनिंग वाला जो सवाल पूछा गया है, डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ये चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से है। ओके, फिर आगे देखिए नॉर्मली जो बिंगो टाइप सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है। आगे हम पूरा क्या करते हैं, हमारा पूरा जोर आगे वाले इन सवालों के ऊपर रहता है। इनके आंसर तो आप इजीली दे पाओगे, लेकिन 1 to 16 के लिए आपको बहुत ही डीपली अपनी पढ़ाई करनी होगी, बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा, बुक्स की एक लाइन को आपको देखना पड़ेगा। बुक रीडिंग जब तक नहीं करोगे इन एमसीक्यू को करना लगभग इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। गांधी जी वाला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इजी है। फिर ये देखिए 18th में आपको इंटरनल चॉइस दे दी गई है, 19th है, फिर 20 में दोबारा से इंटरनल चॉइस है, फिर 21 है, 22 है। फिर ये सेक्शन में ये देखिए पैसेज वाले सवाल जो हैं, ये पैसेज नेपोलियन वाला चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री से पैसेज लिया गया है। अब ये पैसेज में इस बार ये कर दिया गया कि पैसेज में जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो एमसीक्यू वाले हैं। लास्ट ईयर इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार इसमें एमसीक्यू पूछे गए हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका एमसीक्यू में आपको आंसर देना है। लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि केवल इस पैसेज के बेस पे ही आप इसका आंसर दे पाओगे तो वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि पैसेज की अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो पाएगी जब आपने इस बुक को पढ़ा होगा। इस पैसेज के ऊपर क्या जानकारी है, नीचे क्या चर्चा है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, तभी ये एमसीक्यू इतने हो पाएंगे। ओके, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ वियना वाला जो है पैसेज, इसी पैसेज से, तो लास्ट ईयर इस पैसेज में आपको आंसर लिखने थे, इस बार इन पैसेज को उन्होंने एमसीक्यू में चेंज कर दिया है। 24 भी पैसेज है जिसमें दोबारा से एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो यदि आप बुक को सही प्रॉपर तरीके से रीडिंग करते हो तो 16th एमसीक्यू और 16th ये पैसेज वाले क्वेश्चन 32 फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, 25 में भी दोबारा से पैसेज है जिसमें कि एमसीक्यू के बेस पे सवाल पूछे गए हैं। 26 में भी पैसेज है फोर्ड मोटर्स वाला, ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो चैप्टर इकोनॉमिक्स का, वहाँ से पैसेज लिया गया है। बॉक्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसी के बेस पे आपसे ये एमसीक्यू इन्होंने पूछे हैं। फिर देखिए 27 वाले ये सवाल, ये 5 मार्क जो आपके इनमें हर सवाल के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ओके, यहाँ भी इंटरनल चॉइस है। फिर यहाँ पे सजेस्ट द रिफॉर्म्स और दोबारा से 31 में भी आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ओके, मैप स्किल में आपको पता है कि ये दो जो हिस्ट्री वाले हैं इनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि मैप के अंदर कहीं ना कहीं कोई निशान लगा होगा, उसको आपको पहचान करनी है। ये लाहौर वाला सेशन 19 इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द प्लेस इन 1927, और ये महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लेंटर्स के लिए जो चंपारण में मूवमेंट किया था, इन दोनों को आपको मैप के अंदर पहचानना होगा। फिर ये नीचे आपको दे रखे हैं, इनको आपको लोकेट करना है, यानी कि मैप में यहाँ इनको लगाना है। जैसे ये आपका मैप रहा, मैप के अंदर आपको ये ए वाला पहचानते, तो ए का जो 1927 का सेशन था वो चेन्नई के अंदर हो रहा था, और बी वाले को ये जो मूवमेंट था वो यहाँ पे चंपारण के अंदर हुआ था।
तो इन दोनों में पहले से निशान लगाओ। तो इसका आंसर लिखना हो तो डायरेक्ट इस लाइन को थोड़ा और लंबा करो और ये यही मैप में आगे लिख दो चंपारण, और यहाँ पे नीचे मद्रास या चेन्नई का नाम डाल दो। और बाकी ज्योग्राफी वाले 3 जो मैप हैं उनको आपको लोकेट करना है। जैसे वो माउंटेन सोइल पूछ रहे हैं तो उसको फिर आपको यहाँ पे अपर साइड में यहाँ पे इस प्रकार से दिखाते हुए यहाँ पे इस टाइप से हिमालय के जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास से जाते हुए आपको दिखाना है ये हमारी माउंटेन सोइल है। तो होपफुली पेपर को आप इजीली समझ पाए होंगे। ठीक है, इसी पैटर्न के बेस पे आपको तैयारी करनी है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि आपका वीक एरिया कौन सा है और किस एरिया में इसे ज़्यादा टारगेट करना है। तो मेरा सजेशन यही है कि बुक रीडिंग जितना अच्छी करोगे उतना ही इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। गाइड वगैरह यदि यूज़ कर रहे हो तो उनको यूज़ करना बंद करो, बुक रीडिंग की तरफ फुल कंसंट्रेट करो। जब तक बुक रीडिंग नहीं करोगे इन MCQ से पार पाना पॉसिबल नहीं है। ये MCQ तभी प्रॉपर तरीके से आप कर पाओगे यदि आपने प्रॉपर बुक रीडिंग की होगी तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।